नमस्कार साथियों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 और आरओ एआरओ 2021 के लिए। तो हमारा इन्वायरमेंट का लेक्चर संभवतः 7 से 8 टॉपिक हो चुके थे इस ईयर के होने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम आपको पारितंत्र के प्रकार पढ़ा रहे थे। और पारितंत्र के प्रकार में हमने आपको संक्रमणकालीन पारितंत्र में कई चीज़ें बताई थी, जैसे मैंग्रोव बताया था, ज्वार नदबुक बताया था, आर्द्रभूमि बताया था। तो हमने कहा ये चैप्टर अपने आप में बड़ा है, लेकिन जो इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन आता है 10 से 14 क्वेश्चन के बीच में, वहाँ से सिर्फ यहीं से जो टॉपिक्स हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, 7-8 क्लास हमारी हो चुकी है, यहीं से 50% क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैंग्रोव से एक क्वेश्चन आना ही आना है, आर्द्रभूमि से एक क्वेश्चन आना ही आना है, कोरल पॉलिप से भी क्वेश्चन संभवतः आना ही आना है, और पर्यावरण के प्रकार जो हमने इसके पहले बताए 3 क्लासें उनके बेसिक्स के लिए, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो कह सकते हो कि इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट चल रहा है, आपको 5 से 6 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम पारितंत्र के प्रकार में हमने जलीय पारितंत्र में 3 चीज़ें आपको बताई थी, मैंग्रोव, आर्द्रभूमि और क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। इसके बाद हमने कहा एक सागरीय पारितंत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम कोरल पॉलिप आपको बताएंगे। ये भी पारितंत्र ही है एक प्रकार का। ठीक है, पहले समझिए चीज़ों को अच्छे से। ये भी हमारा पारितंत्र ही है। और कौन सा पारितंत्र है? सागरीय पारितंत्र है। ठीक है, पारितंत्र मतलब कोरल पारितंत्र या कोरल रीफ पारितंत्र। ठीक है, कोरल पारितंत्र या फिर कोरल रीफ पारितंत्र। ठीक है, कोरल रीफ। ठीक, तो इसमें पहले समझ लो चीज़ों को, उसके बाद फिर इसमें कहाँ कहाँ से यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ सकता है, इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले तो इसके बारे में जानो कि होता क्या है, उसके बाद फिर इस पर किस प्रकार का खतरा है, प्रवाल विरंजन क्या होता है, भारत में क्या संरक्षण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या फिर इसके प्रकार कैसे कैसे होते हैं। अगर हम कहीं समुद्रों में चले गए, आसपास में तटीय क्षेत्रों में, क्या हम कोरल पॉलिप को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, अगर देखना है तो कहाँ पाया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, और इससे बेसिक्स क्वेश्चन कैसे बनेंगे और फैक्चुअल कैसे बनेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे। जैसे इसकी परिभाषा में जो इसका डिफिनीसन है, या इसके बारे में जो हम आपको बेसिक्स बताएंगे, इसी में ही इसका क्या कहते हैं 20 से 30% क्वेश्चन निहित है। ठीक है, इसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, और यूपी पीसीएस में तो पूछ ही सकता है। ठीक है, जैसे कि पहले ही पूछेगा आपसे कि यह एक चूना प्रधान जीव है, मतलब मुख्यतः चूना से बना होता है। जो कोरल होता है वो चूना प्रधान जीव होता है, जो कठोर रचना वाला होता है। ठीक है, कठोर रचना वाले जीव होते हैं। लिख सकते हो कि कोरल क्या, सुनते चलना और लिखते चला करो, बहुत सारी चीज़ें लिखता नहीं हूँ। चूना प्रधान जीव है, जो कठोर रचना वाले जीव होते हैं या कठोर खोल वाले जीव होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, मुलायम जीव होते हैं। अगर ये कठोर रचना होती है तो इसमें क्या होते हैं, मुलायम जीव होते हैं। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमने आपको बता दिया था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ से 30 नॉर्थ और 30 साउथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री तापमान चाहिए ही चाहिए। देखिए सारी कहानी इसी में निहित है। इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान इनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। अगर ये समुद्र है तो ये कम गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है, क्योंकि एक जीव मरता है तो दूसरा उसी पे क्या कहते हैं, आश्रित होता। जैसे ये एक जीव हो गया, अगर एक मरता है तो दूसरा इसी पे आश्रित होता चला जाता है। कुछ इस तरह की तनों के आकार की इनकी संरचना होती है। ठीक, ये समझ में आया। हमने क्या कहा, ये कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर पाए जाएंगे तो क्या होगा, सूरज का प्रकाश और ऑक्सीजन इनको कम मिलेगा, तब भी इनको समस्या होगी। जिस तल पे पाए जाते हैं, जिस समुद्र तल पे पाए जाते हैं, इस तल को अवसाद रहित होना चाहिए। देखो ये मेन चीज़ें हैं। क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल बनेगा कोरल रीफ के बारे में यहीं से बनेगा कि जीवित रहने से टेम्परेचर बढ़ा देगा, 30 से 35 चाहिए, नहीं 20-25 चाहिए, और ये कम गहराई पर पाए जाते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में कि अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, कम गहराई पर पाए जाते हैं, इसलिए इनके ऑक्सीजन और क्या कहते हैं, अगर अधिक गहराई पर पाए जाएंगे तो ऑक्सीजन इनको कम मिलेगा। ठीक है, और इनका तल क्या कहते हैं, अवसाद रहित होना चाहिए। अगर तल में अवसाद होगा तो अवसाद होने से क्या होगा, जो कोरल होते हैं उनका मुंह जो है बंद हो जाएगा। जब मुंह बंद हो जाएगा तो ये क्या कहते हैं, मर जाएंगे। ठीक है,
तो जो ये एक प्रकार का ये प्रवाल होता है, जब ये मर जाता है तो क्या होता है, तो दूसरा मैंने बताया उसी के ऊपर विकसित होना शुरू हो जाता है और तने के आकार की उसकी संरचना होती चली जाती है। ठीक, इतना समझ में आया। जैसे अब प्रकार की बात करोगे तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि तनों के आकार के ही हों। अगर इस प्रकार में भी इनके तने के आकार की संरचना पाई जाएगी, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बेसिकली 3 प्रकार का होता है कोरल पारितंत्र। एक पहला होता है तटीय, दूसरा अवरोधक होता है और तीसरा वलयाकार होता है। ठीक, तटीय, अवरोधक और वलयाकार, इसको बोलते हैं, ठीक है, फ्रिंजिंग, इसको बोलते हैं बैरियर, ठीक है, और इसको बोलते हैं एटॉल। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान देना, क्योंकि कुछ द्वीपों के नाम है जो एटॉल के नाम पे हैं, तो समझ जाना अगर द्वीपों का नाम एटॉल है तो उसका नाम जाहिर सी बात है वो कोरल पारितंत्र से बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है। ठीक है, फ्रिंज तटीय में क्या होता है, तटीय जो कोरल होते हैं वो महाद्वीप या द्वीप से लगे होते हैं। अगर कोई कॉन्टिनेंट है या कोई द्वीप है तो ये वहाँ से लगे होते हैं, ध्यान देना। तटे, अगर इनके तटों से लगे होने पे क्या होता है, कभी कभी गैप भी हो सकता है कभी कभी इनके तटों से हल्का सा गैप भी हो सकता है, इस तरह का। ठीक है, तो गैप होगा तो क्या होगा, गैप अगर होगा तो इसमें किसका निर्माण हो जाएगा, लैगून का निर्माण हो जाएगा। लैगून का निर्माण जो होता है उसी को वोट चैनल हम लोग बोलते हैं। अगर ये चीज़ें अगर आपको देखना है तो आप दक्षिण फ्लोरिडा में चले जाइए, अंडमान निकोबार में चले जाइए, मन्नार की खाड़ी में चले जाइए, वहाँ पे इस तरह के बैरियर क्या कहते हैं आपको, वो फ्रिंजिंग एटॉल आपको, फ्रिंजिंग कोरल रीफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर बैरियर में देखोगे, बैरियर को समझने का प्रयास करोगे तो बैरियर में क्या होता है, बैरियर सबसे विशालकाय होता है। जैसे कि अब बताओ भारत में विश्व में सबसे विशाल कोरल रीफ कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ है। तो कहने का मतलब बैरियर सबसे विशालकाय होता है और ये तट के, इसका विकास जो है तट के समानांतर होता है। अगर तट बना है इसका तो इसके समानांतर बड़ा सा इसका विकास हो जाएगा। जैसे भी हो, अंदर की बातें, संरचनाएं अलग होती हैं, कुछ इस तरह का बनता चला जाता है। और अगर इसमें जाओगे एटॉल में, तो एटॉल क्या कहते हैं, छोटा होता है, ये अंगूठी के आकार का या फिर जो घोड़े की नाल होती है उसके आकार का होता है। जबकि इसका जो है क्या कहते हैं, समुद्र से इसका जुड़ाव होता है। इसके बीच में लैगून होता है और लैगून का संपर्क हमेशा समुद्र से क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, बना रहता है तो इसको पर्याप्त मात्रा में पानी वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती रहती है। क्योंकि जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, फिजी एटॉल नाम है। फिजी एटॉल क्या कहते हैं, जहाँ भी पाया जाता है वो इस प्रकार का है। फूनाफुटी एटॉल है, वो भी इस प्रकार का है, किसका, तटीय प्रकार का कोरल रीफ है। ठीक है, तो ये इसके प्रकार की बातें हो गई। आगे थोड़ा सा बढ़ोगे, जो मेन चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकार से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए कम समय में हमने आपको निपटा दिया। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसकी संरचना से पूछा जाएगा, और क्या, संरचना के साथ साथ इसमें जो खतरे होते हैं उन खतरों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर भारत सरकार संरक्षण के लिए क्या कर रहा है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अभी हमने चर्चा नहीं की इसकी सही से, तो इसमें 2 तरह के जीव होते हैं, दोनों को पहले जानने का प्रयास करो। जो कोरल होता है, प्रवाल जीवित प्राणी होता है। ठीक है, प्रवाल जीवित प्राणी होता है। कोरल जो है, ये प्रवाल जो है जूजेंथले के साथ रहता है, सहोपकारिता के साथ में रहता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, कोरल हो गया, और दूसरा हो गया जूजेंथले, एक प्रकार का जीव ये भी होता है। ठीक, ये इसको क्या देता है और ये इसको क्या देता है, जानने वाली बात है। कोरल जूजेंथले को आवास प्रदान करता है, कोरल जूजेंथले को आवास प्रदान करता है, और जूजेंथले कोरल को क्या देता है, भोजन देता है। ठीक है, जूजेंथले भोजन देता है। तो ये दोनों क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ सहोपकारिता के साथ में रहते हैं, एक दूसरे पे आश्रय रहते हैं। इस तरह के जो विश्व के सागरीय जैव विविधता का, इसीलिए इनको क्या कहता जाता है, उष्ण स्थल। उष्ण स्थल क्यों, हमने बताया आपको कि 0 से 30 डिग्री सेल्सियस में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसीलिए जो इनको क्या कहते हैं, विश्व के सागरीय जैव विविधता का आश्रय स्थल भी कहा जाता है। इसी को समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके संरक्षण से अन्य जीव जंतु जो इस पे आश्रित होते हैं वो भी संरक्षित होते हैं। अभी हम आपको जस्ट प्रवाल विरंजन पढ़ाएंगे जब, तो प्रवाल विरंजन होता क्यों है पहले इसको जान लो, फिर जब प्रवाल विरंजन पे लेके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समुद्र का वर्षावन कैसे कहा जाता है और क्या कहते हैं, इससे कैसे जीव जंतुओं को आश्रय प्राप्त होगा। जैसे कि अगर प्रवाल विरंजन के आगे जाने के पहले ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इन पे खतरे कौन से हैं।
ठीक है, हमने पहले भी आपको बताया था, मैंग्रोव में बताया था, आर्द्रभूमि बताया था कि खतरे इन पे दो तरह के होंगे जो भी पर्यावरण का टॉपिक आएगा। पहला क्या होगा, मानवीय होगा, और दूसरा क्या होता, प्राकृतिक होगा। ठीक है, दो तरह के खतरे होंगे, नेचुरल होगा और आर्टिफिशियल होगा या ह्यूमन मेड होगा, जो भी होगा। ठीक है, प्राकृतिक में क्या होगा आप अपने आप बता सकते हो, जितने टॉपिक्स हमने बताए थे आप उसी को ले लो। पहला, कोई कोरल रीफ है तो कोई ना कोई रोग इस पर लग सकता है। ठीक है, रोग लगने के साथ हरिकेन या सुनामी से इसको नुकसान हो सकता है। और क्या होगा, जो सागरीय मरुस्थलीकरण होता है उससे इनको नुकसान होता है, सागरीय अम्लीकरण होता है उससे नुकसान होता है। भाई पानी हमने बताया ना, पानी की मात्रा एक सेम डिजिट की होनी चाहिए, अगर इसमें अवसाद बढ़ेगा तब भी ये मर जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल में ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। जो क्या कहते हैं, कुछ समुदाय भी होते हैं जो उनको खा लेते हैं, उससे भी इनको नुकसान होता है। तो रोग हो गया, हरिकेन हो गया, ठीक है, ऐसे समुदाय जो इनको खाते हैं उनसे भी इनको नुकसान है। तो इस तरह की चीज़ें नेचुरल में आती है। लेकिन मानवीय में इनकी संख्या बढ़ जाती है। मानव कई काम करता है, जैसे पर्यटन का कार्य करता है, ठीक है, समुद्री प्रदूषण डालता है उससे इनको नुकसान होता है, परमाणु परीक्षण करता है तब भी इनको नुकसान होता है। ठीक है, वैश्विक तापमान बढ़ने से नुकसान होता ही होता है, तटीय विकास जब होना शुरू होता है तब भी इनको नुकसान होता है। ठीक है, आभूषण के लिए लोग इनको तोड़ कर ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, उनसे भी उसको नुकसान होता है। तो इस तरह की चीज़ें क्या कहते हैं, जानने लायक है। जब इस तरह का नुकसान मानव करेगा तो प्रवाल विरंजन कैसे होगा, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से तो बनेगा कि निम्न में से प्रवाल विरंजन के खतरे के कारण है, उसी में से कुछ चीज़ें और आपको दे देगा जो आपको छांट के हटाना रहेगा। अब प्रवाल विरंजन की बात करते हैं, कोरल ब्लीचिंग की। तो देखिए, ब्लीचिंग की बात करते हैं, पहले आपके हमने समस्याएं बताई, एक नेचुरल बताई और दूसरा क्या कहते हैं मैन मेड बताई या फिर आर्टिफिशियल बताई। अब ऐसी घटनाएं घटेगी तो किस तरह की समस्या होगी ये जानने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जब पर्यावरणीय का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये इसका मतलब हो सकता है कि पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ना इस पे। जब पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव इस पे पड़ेगा तो जूज एंथले क्या होंगे, यहाँ से हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे, अगर जूज एंथले हटेंगे तो प्रवाल सफ़ेद होगा, इसी को प्रवाल विरंजन बोलेंगे। लेकिन अगर इसको सही से समझना है तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल उठा लीजिए कि तापमान मान लीजिए बढ़ गया, ठीक है, तापमान बढ़ गया, नेचुरल में चले जाइए, या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ठीक है, ऐसे समझिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होगा, जूज एंथले जो है प्रकाश संश्लेषण की दर तेज कर देगा, क्योंकि वो अपने आप को मैनेज करने का प्रयास करेगा ना कि जब गर्मी बढ़े, मैंने क्या कहा, एक निश्चित तापमान इनको होना चाहिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। अगर यही तापमान बढ़ जाएगा तो जो उस पर आश्रित जीव होंगे वो अपने आप को मेंटेन करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर को तीव्र करेंगे। तो क्या होगा, प्रवाल के जो ऊतक होंगे उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी ना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, वो मेंटेन करने के लिए क्या कहते हैं हट जाएंगे, या फिर प्रवाल जूज एंथले को निकाल देगा, खुद को मेंटेन करने के लिए प्रवाल जूज एंथले को ही निकाल देगा। या फिर क्या कहते हैं, जूज एंथले क्या करेगा, अपनी जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है, जो अपना रंग होता है, उसकी मात्रा को कम कर लेगा। ठीक है, अगर ये दोनों स्थितियां, या तो कोरल इनको निकाल के बाहर करता है या फिर ये अपने क्लोरोफिल को मेंटेन करने के लिए अपनी मात्रा क्लोरोफिल की कम करते हैं, तो क्या होगा, दोनों स्थितियों में प्रवाल में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। जब प्रवाल में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी तो प्रवाल क्या कहते हैं, मर जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। और फिर क्या होगा, फिर इस पे जो आश्रित जीव होंगे उनको भी खतरा हो जाएगा। जब उनको खतरा होगा तो पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित हो जाएगा। फिर समुद्री क्या कहते हैं, पारितंत्र थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि प्रवाल को क्या कहते हैं, समुद्र के प्रवाल का कीस्टोन प्रजाति भी माना जाता है, इसलिए ये सिस्टम पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रवाल विरंजन एक सरसरी नज़र में समझ में आ गया होगा। ठीक है, भारत में कहाँ पाया जाता है, अगर भारत में देखा जाए तो मूलतः 4 प्लेसों में पाया जाता है। आपसे कुछ भी कह के ये परेशान करेंगे, लेकिन 4-5 प्लेसों को आप याद रखना। जैसे अंडमान निकोबार में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक पाया जाता है। और सबसे कम पाया जाता है कच्छ की खाड़ी में, याद रखना। ठीक है, सबसे कम कच्छ की खाड़ी में पाया तो ये मन्नार में भी जाता है और लक्षद्वीप में भी पाया जाता है ना। मूलतः 4 प्लेस हैं जहाँ पे ये देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, अब भारत सरकार संरक्षण कैसे कर रहा है, एक चल रहा है GCRMN, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क।
जो ICRI का मतलब होता है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, जो ICRI को संरक्षण प्रदान करता है। अगर GCRMN ICRI को संरक्षण प्रदान करेगा, संस्था याद रखना GCRMN, ठीक है, ये किसको संरक्षण देता है? ICRI इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को। और GCRMN का नाम नोट कर लेना, क्या है? ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये इसको संरक्षण प्रदान करता है। फिर ये क्या करता है? ये इस पे शोध करता है, ठीक है, शोध करता है, प्रशिक्षण देता है, और जहाँ पे समस्याएं आती हैं वहाँ पे दूर करने का प्रयास करता है। और दूसरा क्या हो गया, जैसे कि अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल ले लीजिए। अंडमान निकोबार में भारत क्या कर रहा है? भारत क्या करते हैं? WWF द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा क्या करता है? वैश्विक पर्यावरण केंद्र को चयनित कर रखा है, ठीक है। फिर क्या किया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहते हैं, उसके द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। अब ये सब क्या करते हैं? ये सब शोध वगैरह इन सब चीज़ों पे करते रहते हैं कि खतरा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, क्योंकि इनका प्रभाव थोड़ा सा अधिक होता है। इनको देखने से अगर इनको नुकसान होता है तो लगता है कि समुद्री पारितंत्र भी क्या कहते हैं, धीरे धीरे गड़बड़ हो जा रहा है। और भारत मदद क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके कर रहा है। जो प्रोजेक्ट, प्रशिक्षण प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मिला जुला प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में प्रोजेक्ट इसलिए चलता है, दोनों देश आपस में समन्वय कर सकते हैं अच्छे से। तो इन चीज़ों को याद रखना। ये पूछ सकता है आपसे कि भारत किसके साथ में क्या कहते हैं प्रशिक्षण केंद्र ये खोला हुआ है, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर खोल रखा है, तो ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गए। हो सकता है कि मैंग्रोव, मन्नार की खाड़ी या लक्षद्वीप को हटा के कुछ और दे दे और क्या कहते हैं कुछ भी पूछ ले, या पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार में सबसे कम पाया जाता है कोरल रीफ या कच्छ की खाड़ी में अधिक पाया जाता है। तो किसी भी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको ये फंसा सकता है, ठीक है। मूलतः एक टॉपिक और रह गया है पारितंत्र के प्रकार में, मरुस्थलीकरण। अब हम आपको बताएंगे मरुस्थलीकरण को रोका कैसे जाए, दूर कैसे किया जाए, ये बताएंगे, और उस पर खतरे कौन से हैं, या फिर इसी के साथ में आपको हम वन भी बता देंगे। तो आपका 50% पोर्शन सिर्फ एक टॉपिक से इसका खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो प्रदूषण बचेंगे, जो संस्थाएं होती हैं इनसे रिलेटेड, वो चीज़ें बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, अन्यथा आपको फालतू चीज़ें कभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।